ईरान ने अमेरिका और उसके राष्ट्रपति को दोषी ठहराया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने अमेरिका से ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने का अनुरोध किया है। यदि ये हमले तीव्र होते हैं तो इसका परिणाम अमेरिका का इसमें शामिल होना होगा। मध्य पूर्व में हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि अमेरिका इसमें घसीटा जा सकता है। कल इजराइल ने अमेरिका से ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान में शामिल होने का अनुरोध किया, लेकिन अमेरिका ने इसे ठुकरा दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भविष्य में शायद हम इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, केवल 2 परिस्थितियों में अमेरिका इस युद्ध में शामिल होगा। अमेरिकी सैनिकों या कर्मचारियों पर हमले या तेल, इन 2 कारणों से अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है। हम तेल वाले हिस्से पर बस एक पल में पहुंचेंगे, क्योंकि आज एक दूसरे की तेल रिफाइनरियों और संपत्तियों पर हमलों में काफी बढ़ोतरी हुई है। पर पहले अमेरिकी कर्मचारियों पर चर्चा करते हैं। आज इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमारे साथ एक अति निकट घटना हुई। अमेरिकी बलों ने इराक के इरबिल में अमेरिकी जनरल कांसुलेट के पास एक आत्मघाती ड्रोन को मार गिराया। इराक में सक्रिय ईरानी समर्थित समूह इस हमले के पीछे होने की संभावना है। यह रहा ड्रोन का वीडियो क्लिप। कांसुलेट अभी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है, लेकिन वहां अभी भी अमेरिकी नागरिक और सरकारी कर्मचारी मौजूद हैं। यदि दूतावास पर कोई हमला होता है तो यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मामला होगा। और अधिक चिंताजनक यह है कि दूतावास वाले इलाके के ठीक बाहर पहले से ही एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जारी है। यहां प्रदर्शन की क्लिप है। ये घटनाक्रम चिंताजनक है। कुछ भी होने पर हम आपको अवगत कराएंगे। तो नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, जिससे आप हमारी आने वाली वीडियो से जुड़े रहेंगे और हमारे एल्गोरिदम को मदद मिलेगी। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा आज दिए गए इंटरव्यू पर चर्चा करते हैं। मैं बस उस बयान के बारे में बात करना चाहता हूं जो उन्होंने कहा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस समय चल रहे इजराइल ईरान युद्ध में आक्रामक रूप से शामिल नहीं है, लेकिन यह संभव है कि हम इसमें शामिल हो सकते हैं। ध्यान दें, ट्रंप को पत्रकारों के साथ बातचीत करना पसंद है, लेकिन हमें किसी एक इंटरव्यू में कही गई उनकी बातों को अत्यधिक गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मध्य पूर्व की स्थिति निरंतर बिगड़ने पर यह एक संभावना है। यह एक हालिया पोस्ट है। अमेरिका का ईरान पर हुए हमले से कोई संबंध नहीं है। अब ध्यान दें कि वह किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह हमले के बारे में बहुत खास तौर पर बात कर रहे हैं जो इजराइल ने किया था। आगे के ट्वीट में अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने किसी भी तरह से हमला किया तो अमेरिकी सशस्त्र बल अभूतपूर्व स्तर पर प्रतिक्रिया करेंगे। हम आसानी से ईरान और इजराइल के बीच एक समझौता कर सकते हैं ताकि ये खूनी संघर्ष समाप्त हो सके। ट्रंप अपने बयानों, टिप्पणियों और कार्यों से दृढ़ता से मानते हैं कि जब तक अमेरिकी जानों को खतरा न हो, अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं होगा। असल में आज ही एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जो ट्रंप की स्थिति को साबित करती है। ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता को मारने की इजरायली योजना को वीटो कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यह योजना पिछले 2 दिनों में शायद उसी रात बनी थी जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था। ट्रंप ने कथित रूप से इजराइल से पूछा था कि क्या ईरानियों ने अब तक किसी अमेरिकी को मारा है। उनका जवाब था नहीं। जब तक वे ऐसा नहीं करते, हम राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं कर रहे। रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह था कि यह कल रविवार को पूर्वी समयानुसार लगभग 11 बजे सुबह सामने आया। 1 घंटे बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया, जिसमें उनसे इसी विषय पर सवाल पूछा गया। उन्होंने यह कहा, बहुत सारी झूठी रिपोर्ट्स में कभी न हुई बातचीतों का जिक्र है। मैं उनमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, मुझे लगता है कि हम वही करेंगे जो जरूरी है और अमेरिका जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैंने अपने खाली समय में नेताओं को बहुत सुना है और इससे कुछ सीखा है। उन्होंने रिपोर्ट को झूठी नहीं कहा,
बल्कि इतनी झूठी रिपोर्ट्स आने पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। मुझे आपकी राय जानना अच्छा लगेगा। कृपया नीचे कमेंट करके अपने विचार साझा करें। मेरा मानना है कि वह एक राजनेता की तरह राजनीतिक रूप से सवाल का जवाब देने से बच रहे थे। हालांकि उन्होंने रिपोर्ट का खंडन नहीं किया, और अगर हम इस बारे में सोचें तो यह समझ में आता है कि ट्रंप किसी देश के नेता की हत्या की मंजूरी नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि इससे बहुत गलत मिसाल कायम होती है। राजनीतिक हत्याएं एक आम प्रथा नहीं बननी चाहिए, खासकर जब आप ईरान, हूथी, हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकवादी समूहों से निपट रहे हों। अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने का एक संभावित कारण तेल हो सकता है। प्रशासन में किसी ने भी सार्वजनिक रूप से नहीं कहा, लेकिन हम सभी जानते हैं कि तेल अमेरिकी प्रशासन और उपभोक्ताओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब रविवार का दिन दोनों देशों इजराइल और ईरान में तेल संपत्तियों के खिलाफ तनाव बढ़ने के लिहाज से एक बड़ा दिन था। रविवार सुबह ईरान की तेल संपत्तियों पर हुए हमलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। आज सुबह मैंने पढ़ा कि एक तेल क्षेत्र पर हमला हुआ था, लेकिन वह तेल क्षेत्र ईरान और कतर दोनों की संयुक्त संपत्ति है। किस तरह की चिंताएं हैं, या क्या आपको लगता है कि अब इसके फैलने की कोई संभावना है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे पास भी इस पर कुछ रिपोर्टिंग है, पर पहले मैं हमारे स्रोतों पर विचार कर लूं। ये एक ऐसा व्यक्ति था, एक अधिकारी जो इस तेल क्षेत्र से परिचित था। आपने एक महत्वपूर्ण बात उठाई है कि यह एक साझा गैस क्षेत्र है जो दुनिया का सबसे बड़ा है। ये ईरान में बंदर अब्बास शहर के पास शुरू होता है और आगे बढ़ता है। कतर और अमेरिका इस क्षेत्र के दूसरे हिस्से में निवेशित हैं। एक स्रोत ने इजरायली हमले को एक खतरनाक बढ़ोतरी बताया, क्योंकि अगर इस क्षेत्र को निशाना बनाया गया और ईरान ने प्रतिक्रिया दी तो चिंता है। इस क्षेत्र में अमेरिकी हित और संपत्तियां खतरे में हो सकती हैं। इससे ऊर्जा की कीमतें बढ़ सकती हैं। यह क्षेत्र में अमेरिकी सेना या दूतावास पर हमले का कारण बन सकता है। तो इस क्षेत्र के अधिकारी निश्चित रूप से इन हमलों के स्थान को लेकर चिंतित हैं। मुख्य बात यह है कि इजरायली समझते हैं कि तनाव बढ़ाने की अगली सीढ़ी ईरान के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाना है, जिसका इस्तेमाल शासन बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को फंड करने के लिए करता है, जिसे इजराइल के शहरों पर दागा गया, जैसे मध्य इजराइल में जहां हम हैं, और मेरे पीछे की इमारतों को निशाना बनाया। इसलिए ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। क्षेत्र ध्यान से निगरानी कर रहा है कि आगे क्या होता है। रविवार शाम अमेरिकी समय में ईरानियों ने इजराइल के हाइफा की तेल संपत्तियों पर हमला किया। हम जल्द ही उस विषय पर चर्चा करेंगे। अभी ईरान की तेल संपत्तियों पर ध्यान देते हैं, जिन पर कई देश निर्भर हैं। चीन को लगभग 80 से 90% ईरानी तेल मिलता है। तो अगर ईरानी तेल की सप्लाई में कुछ भी होता है तो चीन को एक छोटी ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह और भी कई देश इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। युद्ध का सबसे बुरा पहलू तेल की कीमतों में निरंतर वृद्धि है। हालातों को बढ़ाने पर एस्केलेशन का अंत अनिश्चित होता है। ईरान हो सकता है होर्मुज झलमरू मध्य को पूरी तरह बंद कर दे। अब यह कोई बहुत संभावित स्थिति नहीं है, लेकिन मुमकिन है। ऐसा हो सकता है। ईरान को होर्मुज झलमरू मध्य बंद करने के लिए किसी ताकतवर दुश्मन की जरूरत नहीं है, जैसा कि हमने रेड सी में हूथियों के साथ देखा है। उन्हें केवल 1 या 2 जहाजों पर हमला करके दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री को उस चौक पॉइंट से गुजरने से रोकना था। होर्मुज झलमरूमध्य रेड सी से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व की 20% तेल आपूर्ति इसी मार्ग से होती है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और ईरान खाड़ी देशों के तेल टैंकर होर्मुज झलमरूमध्य से गुजरते हैं। यह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण झलमरूमध्यों में से एक है। यदि ईरान इसे अवरुद्ध करने का प्रयास करता है तो अमेरिकी नौसेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु हस्तक्षेप करेगी। चलिए अपना ध्यान इजराइल की ओर केंद्रित करें। कल रात ईरानियों ने एक नए प्रकार की मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इजरायली ऊर्जा संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए एक और अधिक शक्तिशाली और सटीक मिसाइल। यह क्लिप वीडियो को डिमोनेटाइज कर सकती है, लेकिन संदर्भ समझना महत्वपूर्ण है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बदले में कृपया नीचे दिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। अब क्लिप देखते हैं। अब मैं यह रविवार रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं और शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा लगता है कि 2 या शायद 3 बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायली डिफेंस को पार कर गईं और ओनेल रिफाइनरी पर लगीं।
यह इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जो हैफा में है। अब यह काफी बड़ी बात है क्योंकि इजराइल के पास अमेरिका के साथ मिलकर बनाया गया मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जो ऐसी चीजों को रोकने के लिए है। और यह तथ्य कि 2 या शायद 3 मिसाइलें इजराइल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टारगेट्स में से एक पर लग गईं, यह काफी चिंता की बात है। सोमवार सुबह तक हमें और जानकारी मिलेगी कि ईरान इजराइल की डिफेंस को मात देने के लिए क्या कर रहा है। हम आपको लाइव स्ट्रीम से अपडेट करते रहेंगे। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान ने हाल ही में इजराइल पर जो मिसाइलें दागीं वह पहले से अलग और बहुत सटीक थीं। ईरान के विदेश मंत्री ने रविवार को नेशनल टीवी पर ऐसा ही कहा था। ईरान के पास ऐसे हथियार हैं जो इजराइल ने नहीं देखे हैं और वे रविवार को इन्हें इस्तेमाल करेंगे। हालांकि मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, ईरानी नेतृत्व आमतौर पर ऐसी ही बातें करता है। वे रहस्यमय तरीके से बोलते हुए कहते हैं कि उनके पास कुछ अनदेखे गुप्त हथियार हैं, लेकिन इस बार यह फिर से सही हो सकता है। हमें सोमवार सुबह और पता चलेगा, लेकिन फिलहाल रविवार रात की बात है। यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम काफी सफल रहा है। इजराइल आयरन डोम का इस्तेमाल करता है जो हमास और हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट्स के खिलाफ उपयोगी है। इसके अलावा उनके पास डेविड स्लिंग और एरोदो भी है जो बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ प्रभावी हैं। अमेरिका ने भी उन्हें पैट्रियट मिसाइलें और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम दिया है। हर टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम की कीमत लगभग $800 मिलियन है और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हर इंटरसेप्टर लगभग $12 मिलियन का होता है। निश्चित रूप से यह बहुत महंगा है, लेकिन यह बहुत ही सफल भी है। यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयर डिफेंस है, विशेषकर अंतरिक्ष से गुजरने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के विरुद्ध। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही नष्ट कर देता है। यह प्रभावी है, लेकिन ईरान जानता है कि एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे मात दी जाए, क्योंकि हर बार जब ईरान हमला करता है तो वे एक साथ लगभग 50 बैलिस्टिक मिसाइलें दागते हैं। तो भले ही सभी एयर डिफेंस सिस्टम मिलकर मिसाइलों का 95% रोक लें, जो कि बहुत ज्यादा है, फिर भी 1 या 2 मिसाइलें निकल ही जाती हैं और वे भारी तबाही मचाती हैं। इस पर और जानकारी यहाँ है। और कुछ इमारतों को नुकसान हुआ है। हम सारी आग बुझाते हैं और घायलों की तलाश करते हैं और लोगों को बचाते हैं। क्या आपको चिंता है कि मलबे के नीचे लोग हो सकते हैं? हाँ, जब तक हम इमारत के अंदर नहीं पहुंचते हमें अब भी चिंता रहती है कि वहां कुछ लोग हो सकते हैं। बातचीत के लिए धन्यवाद। आगे की जानकारी अधूरी है। ये एक स्थानीय फायरकर्मी देख रहे हैं। मेडिकल स्टाफ मौके पर मौजूद है, परंतु उन्होंने बताया कि इस समय सबसे बड़ी चिंता यह है कि कुछ लोग मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं, गिरी हुई इमारतों के मलबे और अवशेषों के नीचे। और यही अगले कुछ मिनटों और घंटों में सबसे अहम है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल हैं। अगर लोग घायल हैं और शुरुआती धमाके में बच गए हैं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके उन तक पहुंचना जरूरी है। दूर में एक टेंट लगाया जा रहा है। ये वही टेंट है जो हमने पहले देखा था और इसका उपयोग मोहल्ले के लोगों के पंजीकरण के लिए किया जाता है। और वे अपना नाम बताएंगे, अपना पता बताएंगे और इलाके में मौजूद अपने किसी भी रिश्तेदार, दोस्त या परिवार के सदस्य की जानकारी देंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी का हिसाब रखा जा सके। स्थानीय फायर चीफ ने बताया कि कुछ लोग इस समय लापता हैं। एशली, हमारी बातचीत के दौरान आप देख सकते हैं कि वे स्ट्रेचर ला रहे हैं और सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम आपको यहाँ लाइव दिखाई देने वाली हर चीज में सावधानी बरतेंगे। दूर में एम्बुलेंस खड़ी है और वे बस देखने का इंतजार कर रही हैं। एक नारंगी स्ट्रेचर को अंदर ले जाया जा रहा है। पहले पहुंचने वाले उत्तरदाताओं के अनुसार जब हम यहाँ आए तो सब कुछ जल रहा था। यह तेहरान छोड़ते हुए ईरानी लोग हैं, क्योंकि इजरायली जेट्स ने शहर को इतनी बुरी तरह दिखा दिया है। सही कहा, यहाँ बहुत ट्रैफिक है, पागलपन की हद है। हम तुरंत मैप्स देखेंगे। ईरान के पास कुछ F-14 और बहुत सारे रूसी जेट्स थे, लेकिन उनमें से लगभग सभी पहले ही रात में नष्ट हो गए। ऑन डिप्रेशन के शुरू होते ही इजराइल ने ईरान की लगभग पूरी जेट ताकत को नष्ट कर दिया। वायुसेना के पास जेट्स होने के बावजूद उन्हें पता है कि उनकी जीत की कोई संभावना नहीं है। इजरायली F-16 और F-35 के खिलाफ वे अपने बेकार जेट्स के साथ हवा में
डॉग फाइट करने नहीं जा रहे हैं। फिलिस्तीनियों के पास इजराइल जैसी फायर पावर नहीं है, इसलिए वे जोखिम नहीं ले रहे। अब ये तो बस एक सड़क, एक क्लिप है, और मैं समझ सकता हूं अगर आप लोग कहना चाहें कि क्या पता ये बस एक अलग सी सड़क हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप गूगल मैप्स देखें, मुझे लगता है ये गूगल मैप है। मुझे 100% नहीं पता कि ईरान में गूगल उपलब्ध है या नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि शहर छोड़ने वाला ट्रैफिक कितना ज्यादा है। शहर में भारी क्षति के कारण लोग इसे छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कई सरकारी अधिकारी और सैन्य नेता तेहरान में निवास करते हैं। इजराइल हमलों का निशाना आम नागरिकों को बना रहा है जो इस सबसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। कई नागरिक सरकार से असंतुष्ट हैं। वो उस वजह से नाराज नहीं हैं जैसा आप सोचेंगे। वे नाराज हैं कि सरकार कोई मुकाबला नहीं कर रही है। वे ईरान पर नाराज हैं कि वह इजराइल पर और कड़ा रुख नहीं अपना रहा है। लोग शहर छोड़ रहे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति है। कई लोग प्रयास कर रहे हैं, शायद धुएं के बीच, पर मुझे नहीं पता वे कहां जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वे दूर के कस्बों में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां शायद इजराइल नहीं है। इतना बमबारी नहीं कर रहा है क्योंकि इजराइल असल में तेहरान को निशाना बना रहा है जहां नेतृत्व है, और वे परमाणु सुविधाओं को नष्ट कर रहे हैं, जिनमें से एक नानसा में है जिसे काफ़ी बुरी तरह से नष्ट या काफ़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। एक और है पहाड़ों में जिसे वे निशाना बना रहे हैं। हम उस पर आते हैं, सारी खबरें देख रहे हैं। चलिए ये क्लिप देखते हैं। ओह एच बी ली, बहुत सारे अमीर लोग हैं। मेरा अंदाजा है ईरान में भी कुछ बिजनेसमैन अमीर हैं, लेकिन ज्यादातर अमीर लोग सरकार का हिस्सा हैं। मुझे नहीं पता कि वे जा रहे हैं या नहीं। एक बात जो IRGC ने कल घोषित की थी वो ये थी कि जो भी IRGC के लिए काम करता है और अपनी ड्यूटी पर नहीं आता या देश छोड़ने की कोशिश करता है, उसे गद्दार माना जाएगा। तो अगर आप सरकार के लिए काम करते हैं तो आप सच में देश नहीं छोड़ सकते। लेकिन कई उच्च अधिकारियों के परिवार देश छोड़ रहे हैं। वे न केवल शहर बल्कि देश भी छोड़ रहे हैं। वे रूस और संभवतः ईरान के अन्य मित्र देशों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मुझे युद्ध की अवधि पता नहीं, लेकिन इजराइल ईरान में कई चीजों को निशाना बना रहा है जो सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटीज या सैन्य उपकरणों तक सीमित नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इजराइल ईरान के शासन को अस्थिर करना चाहता है। अब इजराइल सिर्फ ईरान पर बमबारी करके सरकार को नहीं गिरा सकता, लेकिन जो इजराइल कर सकता है वो ये है कि वह ईरान को इतना कमजोर कर दे, शासन को इतना कमजोर कर दे कि ईरान के अंदर मौजूद दूसरे समूह, दूसरे सरकार विरोधी गुट उठ खड़े हों और सरकार को गिरा दें। ईरानी लोगों को सरकार के खिलाफ विद्रोह करना होगा क्योंकि इजराइल केवल सरकार को नहीं गिरा सकता। ओह देखिए, शहर से बाहर जाने वाली सारी सड़कें पूरी तरह जाम हैं। ये पागलपन है। वैसे हमारे पास लगभग 2500 लोग हैं। अगर आप अभी जुड़े हैं तो कृपया नीचे लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। इससे हमें एल्गोरिदम में बहुत मदद मिलती है। और अब हम देख रहे हैं कि इजरायली हमलों से तेहरान में क्या नुकसान हुआ है। हमारे पास न्यूक्लियर फैसिलिटी में हुए नुकसान की भी कुछ फुटेज हैं, लेकिन वो फुटेज शहर जितनी नज़दीक नहीं है क्योंकि शहर में बहुत सारे लोग हैं और वे सब कुछ रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं। यह फुटेज बहुत तेज आवाज वाली है, इसलिए सभी को चेतावनी दे रहा हूं। तो योद्दीलैंड, हाँ, हमारे इसमें घसीटे जाने की बात हो रही है। हम इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। अब ईरान साफ तौर पर नहीं चाहता कि हम इसमें घसीटे जाएं, और वे ये बात साफ भी कर रहे हैं। सार्वजनिक रूप से ईरानी शासन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि वह इजराइल का ईरानी मिसाइलों से बचाव करता रहा तो ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा। उन्हें ये कहना ही पड़ेगा। वे पहले से ही ईरानी जनता के सामने कमजोर दिख रहे हैं और चुपचाप सब कुछ सहन नहीं कर सकते, वरना देश में अस्थिरता का खतरा हो सकता है। वे अमेरिका विरोधी बयान दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ईरान और उसकी सरकार, यहाँ तक कि आयतुल्लाह भी नहीं चाहते कि हम शामिल हों, क्योंकि इजराइल पहले से ही उन्हें नष्ट कर रहा है। अगर अमेरिका इसमें शामिल होता है तो उनके लिए स्थिति खराब हो सकती है।
इसके कुछ कारण हैं। अगर वे वास्तव में विश्व पर दबाव डालना चाहते तो वे हॉर्मुज जलमरुमध्य को बंद कर देते। यही वो जगह है जहां खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर और ईरान का बहुत सारा तेल हॉर्मुज जलमरुमध्य के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। मुझे लगता है कि क्या मैं इसे यही दिखा सकता हूँ। चलिए मैं नक्शा दिखाता हूँ। हॉर्मुज जलमरुमध्य यहीं पर है। ठीक है, मेरे पास नक्शा यहीं है। तो अगर आप लोग यहां देखें, यह है हॉर्मुज जलमरुमध्य, यह है ईरान और सऊदी अरब, यहां तक कि इराक, यहां तक कि यूएई। इन देशों में से कई इस जलमार्ग का इस्तेमाल तेल को बाकी दुनिया में भेजने के लिए करते हैं। तो अगर ईरान सच में पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए परेशानी बनना चाहे तो वे इसे बंद कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब लगभग 99% है कि अमेरिका इसमें शामिल हो जाएगा। याद है जब? बस दूसरी तरफ मैं सोच रहा हूं, क्या हम एक बड़ा चित्र देख सकते हैं? यहां कोई बड़ा चित्र नहीं है, यह छोटा है। मुझे एक बेहतर चित्र खोजना होगा। हॉर्मुज की खाड़ी और दूसरा समुद्र लाल सागर कहलाता है। ठीक है, तो क्या आपको याद है कुछ महीने पहले यहीं पर हूथी इस चौक पॉइंट को बंद करने की कोशिश कर रहे थे? मुझे लगता है इसे बाबल मंडप जलमरुमध्य कहते हैं। मुझे यकीन है कि मैं इसे सही नहीं बोल रहा हूं। अमेरिका इसमें शामिल हो गया और हूथी ठिकानों के खिलाफ B2 भेजना शुरू किया। ईरान नहीं चाहता कि अमेरिका ऐसा फिर करे, इसीलिए वह स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को बंद नहीं करेगा। अगर ईरान चाहता कि अमेरिका इजराइल की तरफ शामिल हो तो वे ऐसा करते। अब एक और चीज जो ईरान कर सकता है ताकि अमेरिका शामिल हो जाए, वह यह है कि वे मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। अब कल वास्तव में 3 ड्रोन ने इराक में एक अमेरिकी ठिकाने पर हमला किया, या कम से कम उस इलाके में जहां अमेरिकी सैनिक हैं, वहीं हम अमेरिकी सैनिकों को रखते हैं। लेकिन वह शायद ईरान की मंजूरी से नहीं था। वह एक समूह था जिसे शायद ईरान का समर्थन प्राप्त था। लेकिन मुझे शक है कि आयतुल्लाह व्यक्तिगत रूप से उन हमलों को मंजूरी दे रहे हैं, क्योंकि वे तो सामान्य ड्रोन जैसे ही थे। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, और जब मैं हमलों की बात करता हूं तो ये कोई बड़े हमले नहीं हैं। 3 ड्रोन थे, सभी को गिरा दिया गया। लेकिन अगर मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर कोई गंभीर हमला होता है तो अमेरिका जरूर शामिल होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान ऐसा चाहता है। तो ये कुछ अच्छी खबर है, लेकिन फिर वही बात है, यही तो जंग की समस्या है ना? जंग शुरू करने के बाद इसके विकास की दिशा और गति अनिश्चित होती है। अब इस क्लिप को समाप्त करते हुए नए जुड़े लोगों के लिए इसे फिर से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये तेहरान है। जो भी लोग अभी जुड़े हैं उनके लिए बता दूं, ये तेहरान है। हाँ, वर्ल्ड 22 ईरान में सरकार के खिलाफ कुछ विरोध जरूर है, लेकिन साथ ही जो क्लिप्स हम ऑनलाइन देख रहे हैं उनमें ईरान में विरोध प्रदर्शन होते दिख रहे हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि ईरान में जो बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं वे सरकार के खिलाफ नहीं हो रहे हैं। खासकर 2 दिन पहले जब हमने बहुत सारी विरोध प्रदर्शन की क्लिप्स देखी जिन्हें हमने लाइव स्ट्रीम में कवर किया था। ईरानी लोगों की मांग थी कि सरकार इजराइल पर हमला करे, इसीलिए प्रदर्शन हो रहे थे। तो वह प्रदर्शन एक तरह से सरकार के समर्थन में था, वे सरकार के खिलाफ नहीं थे। अब मेरे पास तेहरान में हुए नुकसान की और फुटेज है। हम बस 1 सेकंड में वहां पहुंचेंगे, लेकिन बात सिर्फ तेहरान की नहीं है, बात सिर्फ ईरान की नहीं है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम बहुत सफल है और उनके पास कई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। उन्होंने लगभग 7-8 बार इसका इस्तेमाल कर इजराइल पर हमला किया है। इजराइल के पास कई एयर डिफेंस हैं, जैसे आयरन डोम, जो बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ कम प्रभावी है। आयरन डोम हमास और हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को रोकता है, बैलिस्टिक मिसाइलों को नहीं। लेकिन इजराइल के पास डेविड स्लिंग और एरो हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ प्रभावी हैं। उनके पास अमेरिका द्वारा उधार दी गई कई एयर डिफेंस प्रणालियां भी हैं। उनके पास पैट्रियट और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल प्रणालियां हैं, जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ हैं। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम यह बैलिस्टिक मिसाइलों को अंतरिक्ष में मार गिरा सकता है। तो यह वायुमंडल में नहीं बल्कि अंतरिक्ष में ही उसे गिरा देता है। परंतु यह सर्वांचा खरा मुद्दा इंटरसेप्टर आहे। एयर डिफेंस सिस्टम्स की सीमा होती है कि वे कितनी बैलिस्टिक मिसाइलों को मार सकते हैं। ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरह ओवरलोड कर रहा है। वे एक ही समय में 20 से 50 तक बैलिस्टिक मिसाइलें कुछ सेकंड्स में भेज रहे हैं। भले ही एयर डिफेंस सिस्टम 95% मिसाइलों को रोक ले, लेकिन 1-2 हमेशा निकल जाती हैं और भारी नुकसान पहुंचाती हैं।